गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज के इस लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों का डिस्कशन करें। इसी के साथ आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, मेजरमेंट ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, इन सब चीजों का इस वक्त हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब अगले क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ की शुरुआत करेंगे। इस वक्त तक हम 3 डीपीपी दे चुके हैं, जिसमें पहला डीपीपी आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए और तीसरा डीपीपी भी बनाना शुरू कर दीजिए। उसके बाद हम लोग सेकेंड बनाएंगे। और फ्रेंड्स, आज शाम तक आपको नोट्स डेफिनेटली मिल जाएगा। आइए इस वक्त हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात करें। सबसे पहला क्वेश्चन आज का, आवेश तथा द्रव्यमान में भिन्नता लिखें। लघु उत्तरीय प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आता है तो वह 2 नंबर का रहता है। तो 2 नंबर में आपको 4 पॉइंट लिखना चाहिए कम से कम। अभी हम 4 से ज्यादा पॉइंट लिखेंगे, आप याद सबको रखिएगा। उसमें से जो 2-4 पॉइंट 6 पॉइंट याद रहे, अच्छा लगे, उसको आप एग्जाम में लिखेंगे। तो एक एक करके सुनते हैं, सब समझा हुआ है, क्या कहता है ये। फर्स्ट पॉइंट, एसआई मात्रकों की जो पद्धति है, जिसमें लंबाई को मीटर में मापने को कहा गया है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापने को कहा गया है, टाइम को सेकंड में मापने को कहा गया है। एसआई मात्रकों के पद्धति में आवेश डेराइव्ड क्वांटिटी है, व्युत्पन्न राशि है, जबकि द्रव्यमान फंडामेंटल क्वांटिटी है, मौलिक राशि है। हम समझ चुके हैं, मौलिक राशि वैसे राशि को कहते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, ये 7 राशियां आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। इन राशियों को मूल राशियां या मौलिक राशियां कहा जाता है। इसके अलावा जो भी राशियां हैं उन्हें आप व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न कहने का मतलब जिसको मूल राशियों से प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए इसको नोट करते हैं। आवेश एक व्युत्पन्न राशि है, जबकि द्रव्यमान एक मौलिक राशि है। दूसरा पॉइंट, अच्छा, ये एसआई मात्रकों के पद्धति में ऐसी बात है, लेकिन वो लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि आज पूरा विश्व एसआई मात्रकों का ही इस्तेमाल कर रही है। तो यह अंडरस्टूड है, स्वयं समझा हुआ है कि हम एसआई मात्रकों के पद्धति की ही बात कर रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ चुके हैं, सारा पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। द्रव्यमान का अस्तित्व आवेश के बिना संभव है, लेकिन आवेश का अस्तित्व द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है। लिख देते हैं,
आवेश का अस्तित्व द्रव्यमान के बिना संभव है। आवेश का अस्तित्व द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है, जबकि द्रव्यमान का अस्तित्व स्वतंत्र रूप से भी संभव है। तीसरे पॉइंट्स की बात करी जाए। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, लेकिन द्रव्यमान एक ही प्रकार का होता है और वो हमेशा धनात्मक होता है। आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान सिर्फ पॉजिटिव होता है। आवेश धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। जबकि द्रव्यमान सिर्फ एक ही टाइप का होता है, धनात्मक ही होता है। चौथा पॉइंट, आवेश कंजर्व होता है लेकिन मास कंजर्व नहीं होता। मास का एनर्जी में ट्रांसफर होता है, मास का एनर्जी में रूपांतरण होता है, परिवर्तन होता है, जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। एक सूत्र है जो काफी फेमस है, E बराबर mc स्क्वायर। तो आवेश संरक्षित होता है लेकिन द्रव्यमान का संरक्षण नहीं होता है। ये क्या होता है संरक्षण? तो आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज का मान कांस्टेंट होना आवेश का कंजर्वेशन कहलाता है। डिस्कस तो हम लोग बहुत डिटेल से कर चुके हैं। आवेश कंजर्व्ड होता है जबकि मास कंजर्व्ड नहीं होता है। मास का एनर्जी में परिवर्तन होता है, जिसे E बराबर mc स्क्वायर सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, E का मतलब है एनर्जी, M का मतलब है मास और C का मतलब है प्रकाश की चाल। 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आवेश कंजर्व्ड होता है जबकि मास कंजर्व नहीं होता। मास का एनर्जी में परिवर्तन जरूर होता है, जिसे आप E बराबर mc स्क्वायर सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग एक लाइन ये भी याद रखें और भी पॉइंट्स की बात करते हैं।
पॉइंट नंबर ई, क्या है ये? चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, मतलब दुनिया में किसी भी वस्तु पर आवेश, मूल आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। इसका यह मतलब हुआ कि हर तरह का आवेश इस प्रकृति में किसी वस्तु पर संभव नहीं है। उसी तरीके से वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि दुनिया में द्रव्यमान भी क्वांटाइज्ड होता होगा। द्रव्यमान का भी एक कोई छोटा सा हिस्सा होगा जिसका पूर्णांक गुणज दुनिया में किसी वस्तु का द्रव्यमान पाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, आवेश के क्वांटाइजेशन की जानकारी प्राप्त हो चुकी है और द्रव्यमान के क्वांटाइजेशन की जानकारी अभी तक पूर्णतः प्राप्त नहीं है। लेकिन हमारे वैज्ञानिक ये दावा कर चुके हैं कि जैसे आपका आवेश क्वांटाइज्ड होता है, आपका द्रव्यमान भी क्वांटाइज्ड हो सकता है। तो हम ऐसे ही एक बात लिखना चाहेंगे, आवेश क्वांटाइज्ड होता है, लेकिन द्रव्यमान के क्वांटाइजेशन की जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं है। फ्रेंड्स, हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि आवेश क्वांटाइज्ड नहीं होता है, क्योंकि इतनी जानकारी तो प्राप्त हो चुकी है कि आवेश तो क्वांटाइज्ड है ही, द्रव्यमान क्वांटाइज्ड नहीं होता है, ये नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इतनी जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि द्रव्यमान भी आवेश की तरह क्वांटाइज्ड ही होता होगा, उसके क्वांटाइजेशन की जानकारी अभी पूर्ण नहीं है। और भी पॉइंट्स बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त पॉइंट नंबर एफ। क्या है ये? चार्ज इनवेरिएंट होता है, यानी आपके आवेश पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, द्रव्यमान पर गति का प्रभाव पड़ता है। आपके गति के बढ़ने से द्रव्यमान बढ़ता है, जिसको हम आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द्वारा ही ज्ञात करते हैं। इसका भी एक सूत्र अपने पास है, हम इसे लिखते हैं। क्या कह सकते हैं? आवेश पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि द्रव्यमान पर गति का प्रभाव पड़ता है। जिसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। कौन सा सूत्र? m बराबर m नॉट बट्टा रूट 1 माइनस v स्क्वायर बट्टा c स्क्वायर। फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला याद रखिएगा।
इस वक्त इसको बहुत डिटेल्स में हम नहीं बताएंगे क्योंकि आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सूत्र नहीं लिखेंगे तो ये पॉइंट आपका बहुत सार्थक नहीं होगा, इसकी बहुत ताकत नहीं होगी। ये पॉइंट ताकतवर तब होगा जब ये सूत्र उसके साथ दिखेगा। यहां पे m का मतलब है गति में वस्तु का द्रव्यमान। जब आप गति में होंगे तब आपका द्रव्यमान m होगा। m नॉट का मतलब है विराम में वस्तु का द्रव्यमान जब आप रेस्ट में होते हैं। v का मतलब वस्तु का वेग और c का मतलब है प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इस पॉइंट में हमें याद रखना चाहिए कि आपके आवेश पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आपके द्रव्यमान पर गति का प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे गति आप बढ़ाते जाएंगे आपका द्रव्यमान भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। इस सूत्र से स्पष्ट यहां पर हम कर सकते हैं कि आपका द्रव्यमान बढ़ेगा आपके वेग के बढ़ाने से, आपका द्रव्यमान घटेगा आपके वेग के घटाने से। एक पॉइंट और लिख देना चाहिए, क्या लिख दें फ्रेंड्स? जब आपका आवेश असमान वेग से गति कर रहा होता है तब उसे हम त्वरित आवेश कहते हैं। त्वरित आवेश एक प्रकार की ऊर्जा उत्सर्जित करती है। ऐसा कोई गुण द्रव्यमान में नहीं होता। द्रव्यमान विराम में हो या समरूप वेग से गति करे या असमरूप वेग से गति करे, वह इस तरह के ऊर्जा का कोई उत्सर्जन नहीं करता है। तो कहेंगे त्वरित आवेश ऊर्जा उत्सर्जित करती है, जबकि द्रव्यमान इस तरह की कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करती है। तो यहां पर आप लिख दीजिए त्वरित आवेश एक प्रकार की ऊर्जा उत्सर्जित करती है। त्वरित आवेश एक प्रकार की ऊर्जा उत्सर्जित करती है, जबकि द्रव्यमान में ऐसा कोई गुण नहीं पाया जाता है। तो हम लोग बहुत ठीक से याद रखेंगे कि त्वरित आवेश एक प्रकार की ऊर्जा उत्सर्जित करती है, लेकिन द्रव्यमान में इस तरह का कोई भी गुण मौजूद नहीं होता है। द्रव्यमान में इस तरह का कोई भी गुण पाया नहीं जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इसके डिफरेंसेस हैं चार्ज का और मास का, बट एक दो समानता भी है। तो नोट में लिखते हैं, इस चीज को आप बहुत ठीक से याद रखिएगा कि आपके आवेश और आपके द्रव्यमान में क्या कुछ समानता है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट समानता तो यह है फ्रेंड्स कि आपका जो आवेश है वह भी अदिश राशि है और आपका जो द्रव्यमान है वह भी अदिश राशि है। दूसरा समानता यह है कि आवेश और द्रव्यमान दोनों पदार्थ का ही एक गुण है। आवेश भी पदार्थ का गुण है और द्रव्यमान भी पदार्थ का गुण है। तो लिख देते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स। पॉइंट 1, आवेश तथा द्रव्यमान दोनों पदार्थ के गुण हैं। और पॉइंट नंबर 2,
आवेश तथा द्रव्यमान दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। स्केलर क्वांटिटीज कहने का मतलब अदिश राशियां। अदिश राशियां तो हम आपको सिखला चुके हैं। एक ऐसी राशि को कहते हैं जिसके मापन में परिमाण की आवश्यकता ही सिर्फ होती है, वहां उसके दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि आवेश और द्रव्यमान में भिन्नता क्या है। आपके एग्जाम में यह 2 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, तो इतना सारा पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। लिख देंगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। याद जितना अच्छे तरीके से आप रख सके, लेकिन कोई अच्छा चुन के अगर 4 पॉइंट लिख दीजिएगा तो वो काफी है। अभी मुझे 2-4 छोटे छोटे और क्वेश्चंस की बात करते हैं, एक एक करके सबको देखते हैं। आज के क्लास में हमारा चार्ज टॉपिक का एक एक चीज कंप्लीट हो जाएगा और अगले क्लास में लोग कूलम्ब्स में स्टार्ट करने वाले हैं। इसलिए आपका जो फेयर का कार्यक्रम है, जो डीपीपी बनाने की कार्यक्रम है, ये सबको बहुत फास्ट कर दीजिएगा ताकि कोई किसी से पीछे ना रहे। आइए अगले क्वेश्चन को हम देख लें। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आवेश का सही परीक्षण प्रतिकर्षण है, न कि आकर्षण कैसे? यह भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न। आइए इसके आंसर की बात करते हैं। आवेशन का सही परीक्षण प्रतिकर्षण है। आवेशन का सही परीक्षण प्रतिकर्षण है, न कि आकर्षण। न कि आकर्षण कैसे? फ्रेंड्स, एक वस्तु मेरे पास आवेशित है और एक वस्तु जो मेरे हाथ में है, मुझे पता नहीं है कि ये आवेशित है या उदासीन है। और आवेशित है भी तो कैसा? ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव। हम इस बात को जानना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको एक पॉइंट जानना चाहिए। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, एक आवेशित वस्तु 2 काम कर सकती है। एक आवेशित वस्तु 2 काम कर सकती है। क्या? अगर ये वस्तु आवेशित है तो ये क्या कर सकती है? दूसरे आवेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। यहां पे एक बल काम करेगा, इस बल को आप कह दीजिएगा आकर्षण बल। तो फ्रेंड्स, ये बात आपको सिखलाने की आवश्यकता नहीं है कि अगर एक पर धन आवेश होगा और एक पर ऋण आवेश होगा तो वहां पर कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण बल। तो ए आवेशित वस्तु था, बी आवेशित वस्तु है, ए पर धन आवेश है, बी पर ऋण आवेश है, तो आपका दोनों वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। हम ए की बात करना चाहते हैं तो ए बी को आकर्षित कर लेगा, आकर्षण बल काम करेगा। फ्रेंड्स, अगर इसी ए की बात करें हम और इसको एक उदासीन वस्तु के नजदीक रख दें, सी, यहां पर यह मान लीजिए एक उदासीन वस्तु है। तो अगर एक उदासीन वस्तु को हम रख दें आवेशित वस्तु के नजदीक, तो यहां पर कोई बल काम करेगा क्या? आंसर दीजिएगा। हां भाई, हां, बल काम करेगा। कैसा काम करेगा? तो वैसा ही काम करेगा। आकर्षण बल यहां भी काम करेगा, आकर्षण बल यहां भी काम करेगा। मतलब एक आवेशित वस्तु विपरीत स्वभाव से आवेशित वस्तु को तो अपनी ओर आकर्षित कर ही सकता है, लेकिन एक आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है।
किसके वजह से? इंडक्शन के वजह से। इंडक्शन होगा और उस इंडक्शन के वजह से जो नेट फोर्स काम करेगा वह अट्रैक्टिव होगा। कूलम्ब्स लॉ में इसका डिस्कशन करेंगे। हालांकि बहुत सिंपल है, बट अभी लाइन सुनकर याद रखना ज्यादा आसान है। तो क्लियर हुआ, एक उदासीन वस्तु विपरीत प्रकृति से आवेशित वस्तु को आकर्षित करती है और एक आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को भी आकर्षित करती है। तो यहां पर हम लिखते हैं पॉइंट 1 में, एक आवेशित वस्तु विपरीत प्रकृति के, विपरीत का मतलब ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव। इस बात को बहुत ठीक से याद रखिएगा। विपरीत प्रकृति से आवेशित वस्तु को आकर्षित तो करती ही है, जबकि यह एक उदासीन वस्तु को भी आकर्षित कर सकती है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें डिस्कस करना था, मैंने बतला दिया। दूसरा पॉइंट हम इसी को मिटा के लिखेंगे, एक आवेशित वस्तु समान प्रकृति से आवेशित वस्तु को विकर्षित कर सकती है और केवल विकर्षित कर सकती है, वह उदासीन वस्तु को कभी भी विकर्षित नहीं कर सकती है। यानी आकर्षण दो स्थितियों में काम करता है, विपरीत प्रकृति से आवेशित वस्तु के केस में और उदासीन वस्तु के केस में। तो जब ये वस्तु इस वस्तु को आकर्षित करती है तो ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये कौन है, विपरीत प्रकृति से आवेशित कोई वस्तु है या उदासीन है। क्योंकि एक आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को भी अट्रैक्ट कर सकती है और अपोजिटली चार्ज्ड बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। तो जहां कहीं भी अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन मीन्स कंफ्यूजन, आकर्षण का मतलब कंफ्यूजन, संशय। जहां आकर्षण बल काम करे समझिएगा वहां पे धोखा है। जहां आकर्षण बल काम करे धोखा, धोखा और धोखा। आकर्षण से तो पहचान हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आकर्षण दो स्थितियों में काम करता है। अपोजिट नेचर के तो भी काम करेगा, प्लस वाला माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा, और कभी कभी प्लस न्यूट्रलों को अट्रैक्ट कर लेता है। जिस पर कोई चार्ज नहीं है, जिसे उदासीन कहते हैं, उसको भी अट्रैक्ट कर लेता है। इसलिए अट्रैक्शन धोखा है, अट्रैक्शन से फायदा नहीं है। लेकिन अगर ये वस्तु इस वस्तु को विकर्षित करती है, अगर ये वस्तु इस वस्तु को प्रतिकर्षित करती है, इसका मतलब एक ही बात हो सकता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव है, क्योंकि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। अगर यहाँ पे प्रतिकर्षण हो रहा है मतलब ये आवेशित है और आवेश भी वैसा जैसा इस पे है। प्रतिकर्षण एक ही स्थितियों में काम करता है, प्रतिकर्षण दो तरह से काम नहीं करता है। इसीलिए तो कहा गया फ्रेंड्स कि आवेशन का सही परीक्षण किससे होगा? प्रतिकर्षण से। किससे नहीं होगा? आकर्षण से। क्यों नहीं होगा? आप समझ चुके हैं। समझे कि नहीं कि आकर्षण द्वारा आवेशन की परीक्षण नहीं हो सकता है, यह परीक्षण पूर्ण होगा केवल प्रतिकर्षण द्वारा। क्या क्लियर हुआ? नोट करते हैं।
तो पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं इस जगह पे। ये एक छत है, सीलिंग। एक धागा को इस्तेमाल किया और उसमें एक बॉल को बांध दिया। इसके बारे में पता था कि यह धन आवेशित है, इसके बारे में पता नहीं है, पता करना है। व्हाट? थोड़ी देर बाद क्या देखा मैंने कि दोनों गेंद एक दूसरे के तरफ भागा हुआ चला गया। यानी कौन सा बल काम किया यहां पे? आकर्षण। और यहां पे अगर आकर्षण बल काम किया तो बतलाइए कि ये अगर पॉजिटिवली चार्ज था, धन आवेशित वस्तु था, तो ये कैसा है? क्या ये ऋण आवेशित वस्तु है? हां, हो सकता है, लेकिन ये ऋण आवेशित वस्तु ही होगा ये जरूरी नहीं है। ये उदासीन भी हो सकता है और ये धन आवेशित है तो ये ऋण आवेशित भी हो सकता है। मतलब कंफर्म नहीं हुआ। अट्रैक्शन है तो धोखा तो होगा ही, तो अट्रैक्शन धोखा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अब क्या मैंने देखा, दोनों को लटका रखा था, लेकिन थोड़े टाइम बाद मुझे ऐसा दिखा, ये पॉजिटिव चार्ज था, तो ये इधर भागा और ये इधर भागा। कौन सा बल काम कर रहा है? विकर्षण। और अगर विकर्षण काम कर रहा है तो एक ही कंडीशन बनता है कि यह भी धन आवेशित होगा और केवल धन आवेशित ही होगा। विकर्षण और किसी स्थिति में काम नहीं करता है। तो यहां पर हो गया रिपल्सन। रिपल्सन का ही हिंदी होता है प्रतिकर्षण, उसी को हम विकर्षण कहते हैं। यही हो गया आपका पहचान। तो किससे मिलेगा? धोखा। कौन देगा आपको पहचान? अट्रैक्शन से मिलेगा धोखा, रिपल्सन देगा आपको पहचान। इसलिए कहा गया कि आवेशन का सही परीक्षण प्रतिकर्षण है, न कि आकर्षण। समझ चुके हैं फ्रेंड्स? यहां पर आकर्षण काम कर रहा था, वो बतला दे हम, बस। और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख देना पर्याप्त होता है। केवल भाषाओं का प्रयोग करके फिजिक्स को अच्छा नहीं किया जा सकता। भाषा तो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र के लिए रहने दीजिए। ये फिजिक्स है जिसका लैंग्वेज है मैथमेटिक्स। तो या तो डायग्राम से या फिर आप कैलकुलस से, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके अपने फिजिक्स का आंसर देने की कोशिश कीजिए। ला जवाब आंसर वही कहलाता है। आइए सेकेंड क्वेश्चन फिनिश हुआ, थर्ड क्वेश्चन मूव करते हैं। विशिष्ट आवेश, अंग्रेजी में कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज, किस कण के लिए नियत रहता है? बहुत सिंपल बात फ्रेंड्स, आंसर देते हैं। विशिष्ट आवेश चार्ज बटा मास, इस अनुपात को कहा जाता है विशिष्ट आवेश। जब भी फिजिक्स में विशिष्ट आवेश बोला जाए, अंग्रेजी में स्पेसिफिक चार्ज बोलेंगे, और जिसका मतलब Q बाई M होगा, चार्ज बट्टा मास होगा, चार्ज और मास रेशियो होगा। तो चार्ज बाई मास रेशियो किस कण के लिए नियत रहता है? तो फ्रेंड्स दो कंडीशन इसका याद रखिए। कोई कण जिसका वेलोसिटी, जिसका वेग प्रकाश के चाल से बहुत 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 कम हो, जैसे मेरा, आपका, साइकिल से चलेंगे तब भी, ट्रेन से चलेंगे तब भी, बुलेट ट्रेन से चलेंगे तब भी, उसकी जो चाल होती है वह प्लेन के चाल, वह आपके प्रकाश के चाल से बहुत कम होती है। ऐसे कंडीशन में उस कण का जो चार्ज बटा मास रेशियो होता है वो लगभग कांस्टेंट होता है। हम अपने फिजिक्स में उसको कांस्टेंट मानकर अध्ययन करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर वैसे कण की बात करें
जिसका चाल प्रकाश के चाल के लगभग बराबर होता है, प्रकाश के चाल के जैसा उसकी चाल होती है, तब जो उसका चार्ज बाई मास रेशियो होता है वह कांस्टेंट नहीं होता है, उसका आवेश द्रव्यमान का अनुपात नियत नहीं रहता है। फ्रेंड्स, इस वक्त तो यह मात्र एक क्वेश्चन की तरह दिख रहा है, लेकिन आगे चलने पर इसका आपको उपयोग भी दिखेगा, इन सब बातों का इस्तेमाल भी आप देखेंगे। लेकिन अभी इन शब्दों को, इस क्वेश्चन को ठीक से समझिए और उसके आंसर को आप याद रखिए। तो हम विशिष्ट आवेश बोलेंगे तो क्या समझिएगा, स्पेसिफिक चार्ज बोलेंगे तो क्या समझिएगा, Q बाई एम, चार्ज बाई मास रेशियो। तो चार्ज बाई मास रेशियो किसका कांस्टेंट, वैसे कणों का जिसकी चाल प्रकाश के चाल से काफी कम है। किसका कांस्टेंट नहीं होता, जिसकी चाल प्रकाश के चाल के अप्रोच की होती है, उसके जैसा होता है, उसके लगभग की होती है, उसका चार्ज और मास का अनुपात कांस्टेंट नहीं रहता है। यह भी क्लियर हुआ। आवेश की प्रकृति व मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। जैसे इस वस्तु पर मैंने आवेश उत्पन्न किया, इसको रगड़ रगड़ के, आंखों से तो दिखाई देगा नहीं कि हम जब दोनों वस्तु को रगड़े हैं। रुमाल को देखो मेरे दोस्त, इस रुमाल को जब आप अपने इस चौक के साथ रगड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका रुमाल और चौक दोनों आवेशित हो जाएगा। तो मुझे बतलाना है कि इस रुमाल पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव या निगेटिव, और कितना आया है, 1 माइक्रोकूलम, 50 माइक्रोकूलम, ये बतलाना है। इसके लिए एक मशीन बनाया गया है, एक यंत्र बनाया गया है। उस यंत्र की सहायता से हम आवेश की प्रकृति को भी जान लेते हैं और उसका मापन भी कर लेते हैं। अपनी आंखों से या अपने एहसासों से हम इसकी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वैसे तो कई यंत्र हैं, एक फेमस यंत्र है, हम उसको याद रखें, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, स्वर्ण पत्ती विद्युत दर्शी, शॉर्ट में GLF कहते हैं। तो स्वर्ण पत्ती विद्युत दर्शी आपका यंत्र है, आपकी मशीन है, जो आवेश के प्रकृति को बतलाता है और उसकी मापन भी कर सकता है। तो लिख दीजिए, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप GLE, स्वर्ण पत्ती विद्युत दर्शी। बस इतना ही काफी है। यह एक यंत्र है जिसके द्वारा आप अपने आवेश की प्रकृति और उसके मान का मापन कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। आप इतना ठीक से देखिए, नोट कीजिए, समझिए, और आइए एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करके चार्ज टॉपिक को आज समाप्त हम कर देना चाहते हैं। आइए, देखिए फ्रेंड्स, 5वां क्वेश्चन, क्या किसी बॉडी के कुल आवेश को दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है? यदि हां तो कैसे? जनरली पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, ये साधारण प्रश्न नहीं है। ऐसा तो अक्सर हो ही नहीं सकता कि किसी वस्तु के कुल आवेश को दूसरे वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता हो। फ्रेंड्स, एक बाल्टी है, बिल्कुल खाली है, और एक बाल्टी है जो पानी से बिल्कुल भरा हुआ है। बड़ा बड़ा सा ये बर्तन है, मान लीजिए ये 1000 लीटर का टैंक है,
जो आपके घर के छत पे रखा होता है, जिसको आप उठा के एक स्थान दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। ये भी 1000-1500 लीटर का एक टैंक है, बट ये पानी से भरा हुआ और ये खाली है। यहां पानी चाहिए तो ठीक है, इसका कनेक्शन कर दीजिए आप। जब कनेक्शन कर देंगे तो पानी का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा और वह पानी आपका दूसरे बर्तन में चला जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप भी सोचिएगा कि अगर बर्तन ए से बर्तन बी में पानी जा रहा है और हम इसको कनेक्शन बनाए ही रखें, ऐसे ही छोड़ दें, तो क्या कभी ऐसा मुमकिन है कि ये टोटल का टोटल पानी यहां आ जाए और यहां बिल्कुल खाली हो जाए? एक सेकंड के लिए सोचिएगा जरूर, मेरे आंसर देने का इंतजार मत कीजिएगा। आप खुद सोचिए कि आप जितना देर तक कहिएगा हम छोड़ देंगे इसको, लेकिन आप बताइए वो वक्त जब ये पूरा पानी आपको यहां दिखेगा और ये पूरा खाली हो जाएगा जैसा कि ये पहले था। ना मुमकिन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहां भी पानी कुछ रह जाएगा, इसे भी कुछ मिल जाएगा। मतलब ये कि इस बर्तन के कुल पानी को दूसरे बर्तन में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से किसी एक वस्तु के कुल आवेश को दूसरे वस्तु में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक उपाय है, एक तरीका है, एक ऐसा वे है जिसके थ्रू आप अपने किसी वस्तु के कुल आवेश को दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां भी तो कर ही सकते हैं, थोड़ी व्यवस्था करनी होगी। इस बाल्टी को उठाइए और जाके दूसरे बाल्टी पे पलट दीजिए। तो फ्रेंड्स, जब इसको उठा करके हम पलट देंगे, थोड़ी देर तक रखेंगे, बूंद बूंद पानी उसका उस बाल्टी में चला जाएगा। यह पूर्णतः खाली हो जाएगा, यह पूर्णतः भर जाएगा। दैनिक जीवन में भले ही यह काम आसान हो पलटना, लेकिन अपने फिजिक्स के अंदर किसी एक वस्तु के कुल आवेश को दूसरे वस्तु में ट्रांसफर करना यह आसान नहीं है, यह हर कंडीशन में संभव नहीं है। हमने ये एग्जांपल इसलिए दिया कि आप इस तरह से उसे याद रख सके। तो हमारा क्वेश्चन है कि क्या किसी बॉडी के कुल आवेश को दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है? आंसर कहिएगा हां, ऐसा संभव है, लेकिन कब, वो जानना जरूरी है। तो पहले हम आंसर लिखते हैं, हां ऐसा संभव है, लेकिन कब? सबसे पहली शर्त, आपको कंडक्टर्स लेना होगा, चालक लेना होगा, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मैक्सिमम होती है, जहां से धारा का प्रवाह होता है, जहां चार्ज आप देते हैं और वो उसके सतह पर स्वतः एक समान रूप से बंट जाता है। हम उस चालक को लेने के लिए कह रहे हैं। ये अदर मटेरियल्स में पॉसिबल नहीं है, ये कुचालक पदार्थों के साथ संभव नहीं है। तो एक चालक वस्तु लिया आपने, ये है आपका आवेशित, और फ्रेंड्स आपका टारगेट क्या है? इसी के चार्ज को ट्रांसफर करना है। तो इससे बड़ा एक गोला लीजिए, ये है आपका खोखला गोला। इसके अंदर आपने अपने उस आवेशित वस्तु को, चालक को रख दिया है। इसके आवेश को यहां लाना है। अब इसको एक तार से जोड़ दीजिए। जैसे ही फ्रेंड्स तार से जोड़ दीजिएगा, इसको हटा देते हैं। थोड़े ही टाइम बाद आपको क्या दिखेगा कि टोटल चार्ज नॉट 99%, 100% टोटल चार्ज आपका इस तार के माध्यम से गोला ए से गोला बी पर, यानी अंदर वाले गोले से बाहर वाले गोले पे आ चुका है। तो जब आप एक गोले को आवेशित करके उसको किसी खोखले गोले के अंदर रखकर किसी तार से जोड़ दीजिएगा, तो आपका यह आवेश जो उस गोले के अंदर है वह बाहरी गोले के सतह पे आ जाएगा। ऐसा कैसे होता है? तो भैया ये चालक है, और चालक को जो भी आवेश मिलता है वह सारा आवेश उसके सतह पर व्यवस्थित हो जाता है। उसके सतह पर व्यवस्थित होने का मतलब,
आगे पढ़ेंगे, लाइन बोल देते हैं, समझ में ना आए तो घबराइएगा नहीं। किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, और अगर इस चालक के अंदर आवेश रह गया तो विद्युत क्षेत्र भी रह जाएगा। अगर कंडक्टर के अंदर यह ध्रुव सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, मतलब उसके अंदर आवेश को भी जीरो होना पड़ेगा। तो अपने कंडक्टर के अंदर के विद्युत क्षेत्र को जीरो बनाए रखने के लिए आवेश वहां से चल देता है और वह सतह पे आ जाता है, यानी अंदर के जगह को खाली कर देता है। किसी भी कंडक्टर को जब आवेश देते हैं तो वह आवेश उस सतह पर क्यों आ जाता है, इसका भी यही आंसर दीजिएगा। अगर कोई भी आवेश जो किसी चालक को देंगे और वह आवेश अगर उसके सतह पर नहीं आएगा तो वो उसके अंदर रह जाएगा। उसके अंदर रहने का मतलब है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान शून्य नहीं हो सकेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मान के शून्य अवस्था को बनाए रखने के लिए आवेश को कंडक्टर के सतह पर आना ही पड़ेगा। तो कंडक्टर को जब भी आवेश देते हैं वह तुरंत उसके सतह पर वितरित हो जाता है अपने अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड के मान को शून्य करने के लिए, और यही व्यवस्था है जिससे आप कुल आवेश को ट्रांसफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग का आंसर डिस्कस हो चुका है। भाषाओं की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जो नोट्स देंगे जो आज शाम तक मिल ही जाना चाहिए, उसमें 1-2 लाइन का भाषा लिखा हुआ होगा। लेकिन हमारे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन होगा यहां से वो ऑब्जेक्टिव टाइप भी रह सकता है, तो जो सुना आपने उससे वो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आइए आज के क्लास का आखिरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या दो एक समान रूप से आवेशित वस्तुओं के बीच कभी आकर्षण बल कार्य कर सकता है? यदि हां तो कैसे? फ्रेंड्स, दो एक समान रूप से आवेशित मतलब एक हो पॉजिटिव और एक हो पॉजिटिव। हम जानते हैं कि पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच विकर्षण बल काम करता है। पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच विकर्षण बल काम करता है, या ये निगेटिव होता तो यहां भी आपका विकर्षण बल ही काम करता। तो विकर्षण बल पॉजिटिव के बीच भी काम करता है और निगेटिव के बीच भी काम करता है। मतलब दो एक समान रूप से आवेशित वस्तु के बीच विकर्षण काम करता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो कुछ अलग ही कह रहा है। क्या दो एक समान रूप से आवेशित वस्तुओं के बीच कभी आकर्षण बल काम कर सकता है? यदि हां तो कैसे? कहेगा हां, कर सकता है। हां, ऐसा हो सकता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यह भी जनरल नहीं है, जहां तहां नहीं दिखेगा। इसके लिए भी दो शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, हमें दो ऐसी वस्तुएं चाहिए जिसमें एक पर आवेश की मात्रा बहुत अधिक हो और दूसरे पर आवेश की मात्रा तुलनात्मक रूप से बहुत कम हो। एक पे 100 माइक्रोकूलम आवेश हो तो एक पर 10 माइक्रोकूलम आवेश हो, और दोनों के बीच की दूरी काफी कम हो, जितना कम आप रख सकते हो। तो ऐसे कंडीशन में इंडक्शन के कारण आकर्षण बल काम करता है। पहले इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, एक बॉडी लिया हमने, इस पे 100 माइक्रोकूलम का चार्ज है। दूसरा बॉडी लिया हमने, दोनों पॉजिटिव है, इस बात पर ध्यान दीजिए, एक समान रूप से आवेशित है, बट 10 माइक्रोकूलम है, और इस वक्त दोनों के बीच की जो दूरी है वो r है। r को हम कह लेते हैं बहुत कम है, बहुत दूर मैंने दोनों को नहीं रखा है। तो यही दो शर्त है कि दो ऐसी वस्तु लीजिए जिसमें एक का आवेश बहुत अधिक और एक का आवेश बहुत कम हो, और दोनों के बीच की दूरी भी, एक आवेश बहुत अधिक, एक आवेश बहुत कम, और दोनों के बीच की दूरी भी बहुत कम हो। तो किसके कारण? इंडक्शन के कारण।
इंडक्शन के कारण आकर्षण बल कार्य करता है। अब फ्रेंड्स हम समझाते हैं कैसे काम करता है। इसके समझने के दो तरीके हैं, आपको एक भी समझ लीजिए। इसके वजह से अच्छा, इंडक्शन में मैंने आपको एक फॉर्मूला भी दिया था, Q बराबर Q डैश बराबर माइनस Q 1 माइनस 1/K। यहां Q डैश और Q क्या होगा, तो मान लीजिए ये आपका ग्लास रॉड है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और यह कोई चालक है जिसको इंडक्शन से चार्ज कर दिया गया है। वो पूरी प्रक्रिया इस वक्त समझाने की जरूरत नहीं है। चार्ज का सेपरेशन हुआ होगा, पृथ्वी से जोड़े होंगे, फिर हटाए होंगे। इस सब के बावजूद जो अंतिम रिजल्ट मुझे मिलता है वो बतला देते हैं। तो इस पर जो चार्ज था उसको Q से रिप्रेजेंट कीजिएगा, यहां जो चार्ज है Q डैश से रिप्रेजेंट कीजिएगा। इस चार्ज को इंड्यूसिंग चार्ज कहते हैं। और फ्रेंड्स इस चार्ज को इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। तो इंड्यूस्ड चार्ज का जो संबंध है इंड्यूसिंग चार्ज के साथ वो दिया गया था। और ये कौन है, K, इसका प्रावैद्युत नियतांक है। अगर ये भी चालक होता तो इसका K हो जाएगा इनफाइनाइट, और तब हो जाएगा Q डैश बराबर Q। तो मैंने इसको भी चालक ले लिया है और इसको भी चालक ले लिया है। तो इंडक्शन प्रक्रिया में इसके वजह से अगर यहां इंडक्शन काम किया तो यहां पे बतला दे थोड़ा और, चालकों के लिए ये भी चालक ये भी चालक, तो K बराबर हो जाएगा इनफाइनाइट। आगे ये पढ़ने वाले हैं 1/इंफिनिटी 0 1 1 1 इंटू Q, मतलब Q डैश बराबर माइनस Q। इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर जो आवेश होगा इंडक्शन के कारण वो यहां का विपरीत होगा। ये प्लस होगा तो यहां माइनस होगा, और चार्ज का मान इसी के बराबर होगा। ये 10 कूलम है तो यहां भी 10 कूलम होगा लेकिन निगेटिव होगा। तो अगर हम बात करें इसके वजह से यहां पे कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा, तो इसके वजह से यहां पर जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा प्लस है तो माइनस होगा, और कितना इंड्यूस्ड होगा, तो यहां 100 है तो यहां भी होगा 100 माइक्रो कूलम्ब। यहां पर कितना चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, तो निगेटिव, अब बराबर Q, यानी यहां पर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज यहां आया। तो यहां पर चार्ज है 100 तो यहां भी चार्ज है 100, बट ये पॉजिटिव है तो निगेटिव आ जाएगा। तो बतलाइए इस वस्तु पर चार्ज कितना हो गया, 10 माइक्रोकूलम और माइनस 100 माइक्रोकूलम, ये हो गया माइनस 90 माइक्रोकूलम। इंडक्शन के वजह से इस पर आवेश जो प्रतीत हुआ, जो यहां पे प्रकट हुआ, वो माइनस 90 माइक्रोकूलम। चलिए अब हम बात करते हैं कि इंडक्शन प्रक्रिया इसके वजह से जब यहां पे काम करेगा तो क्या होगा। अगर इसके वजह से यहां पर इंडक्शन काम करेगा तो ये पॉजिटिव है तो यहां चार्ज कितना होगा, निगेटिव। यहां 10 है तो यहां पर कितना आ जाएगा, 10 माइक्रोकूलम। तो बतलाइए इस पर नेट चार्ज कितना अब अपीयर होगा, 100 माइनस 10 प्लस 90 माइक्रोकूलम। जैसे इन दो वस्तु को आप नजदीक रखिएगा तो इन दोनों के बीच एक बल काम करने लगेगा। किसके वजह से, प्लस 90 माइक्रोकूलम और 100 प्लस 90 माइक्रोकूलम और माइनस 90 माइक्रोकूलम के वजह से। फ्रेंड्स इस पर ध्यान दीजिए, कैसा चार्ज, पॉजिटिव, कैसा चार्ज, निगेटिव। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो कैसा बल काम करेगा, तो फ्रेंड्स यहां पर आकर्षण बल काम कर रहा है। तो लिए तो थे वास्तविकता में दो एक समान रूप से आवेशित वस्तु, लेकिन वह एक दूसरे के सामने जब आया तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज की तरह बर्ताव करने लगा। और अगर इसका बर्ताव ऐसा है तो वहां पर आकर्षण बल काम करेगा। तो सीधा सा आंसर ये दीजिएगा कि अगर हम दो वस्तु लेते हैं, एक वस्तु पर आवेश का मान बहुत अधिक और दूसरे पर आवेश का मान बहुत कम, और दोनों को अल्प दूरी पर रखते हैं, तो इंडक्शन के कारण दोनों के बीच आकर्षण बल काम करने लगता है। इसमें एक पॉइंट और मुझे बोलना चाहिए, वो ये
इंडक्शन पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए लागू नहीं होता है। इंडक्शन पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए लागू नहीं होता है। भैया अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो उसका चार्ज का तो सेपरेशन ही नहीं होगा, और जब पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए लागू होगा ही नहीं, तब दो एक समान रूप से आवेशित चार्ज होगा तो वहां पे आकर्षण नहीं काम करेगा। तो कहिएगा पॉइंट चार्जेज के केस में हमेशा दो पॉजिटिव या दो निगेटिव होगा तो आकर्षण बल काम नहीं करेगा, विकर्षण बल काम करेगा। और एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो माय डियर फ्रेंड्स आकर्षण बल काम करेगा। हम लोग अपने फिजिक्स के अंदर केवल और केवल पॉइंट चार्ज का स्टडी करते हैं, और अगर केवल पॉइंट चार्ज का स्टडी करते हैं तो दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है, दोनों चार्ज अगर नेगेटिव है, तो वहां सदैव विकर्षण ही काम करेगा, वहां आकर्षण के बारे में सोचना भी गुनाह है। और अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो आकर्षण बल काम करेगा। फ्रेंड्स, आपको ईमानदारी पूर्वक आपके सिलेबस के अनुसार चार्ज टॉपिक के अंदर जितना थ्योरी, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करना चाहिए था, कंप्लीट हो चुका है। यहां तक आपको नोट्स मिल जाए, यहां तक के डीपीपी का क्वेश्चन बन जाए, यहां तक का थ्योरी आप रिवाइज कर लो, तो आप समझना कि आपका भी यह काम जिस ईमानदारी से मैंने किया है आप भी उस ईमानदारी से पूरा कर चुके हैं। और तब हम अगले लेक्चर से शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ, और फिर देखिए उसका थ्योरी और न्यूमेरिकल का बौछार, किस तरीके से हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाते हैं। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।